माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। चूँकि ये मेरा पहला दिन है और पहला बार मैं किसी बिल पर मैं बोलने जा रहा हूं, उससे पहले मैं अपने पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और जिस क्षेत्र से सासाराम से मैं आया हूं वहां के जनता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे गरीब बाप के बेटा को चुन करके लोगों ने इस सदन में भेजा। मान्यवर, इस बिल का जब मैं इस बिल को देख रहा था तो मुझे लगा कि इस बिल में कुछ निजी के तौर पर कुछ इस बिल में दर्शाया गया, तो मुझे लगा कि ये बिल जो है वैसे गरीब और श्रमिक और बहुत सारे जो मजबूर, चूँकि आपको हम सब जानते हैं कि रेलवे जो है भारत देश में सबसे बड़ा यातायात का साधन है। लगभग 2 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं रेलवे से। तो जिस प्रकार से जैसे ये बिल में कहा गया, भारतीय रेलवे संशोधन बिल 2024 को लोकसभा में पेश किया गया है, जो रेलवे की स्वायत्तता और प्रभावित निजीकरण की संभावना एवं रेलवे कर्मचारियों के हितों पर प्रभाव कम कर सकता है। इस बिल के माध्यम से रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 को निरस्त किया जाएगा और इसके प्रावधानों को रेलवे एक्ट 1989 में शामिल किया जाएगा। ऐसा भारतीय रेलवे संशोधन बिल 2024 कहा गया है, जिसमें रेलवे की स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ेगा। इस बिल के पारित होने से रेलवे की स्वायत्तता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 के निरस्त होने से रेलवे के निर्णय लेने की प्रक्रिया में बदलाव आ सकती है, जिससे रेलवे की स्वायत्तता कम हो सकती है। निजीकरण की संभावना बढ़ेगा। इस बिल के पारित होने से रेलवे के निजीकरण की संभावना भी बढ़ सकता है। रेलवे एक्ट 1989 में शामिल होने वाले प्रावधानों से रेलवे के निजीकरण के लिए रास्ता साफ हो सकता है, जिससे रेलवे की सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में सौंपा जा सकता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, माननीय हमारे आदरणीय मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं, जब चूंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम जीते हैं भारत देश में, जैसे जहां निजीकरण की बात आती है वहां कंट्रोल आ जाता है, वहां अपने मनमाने ढंग से उसमें, चूंकि इसमें यात्रा का भी जिक्र किया गया है, टिकट का भी, तो जब निजी लोग आएंगे रेलवे में और रेलवे निजी लोगों के हाथों में जाएगा तो वो अपने मनमाने करेंगे और अपने रीति से वो फिक्स करेंगे। तो बहुत बड़ा तादाद में भारत में रहने वाले मजदूर श्रमिक को बहुत बड़ी कठिनाई सहना पड़ेगा। यदि रेलवे का निजीकरण किया जाता है तो वास्तव में इसका सीधा असर गरीब और मजदूर वर्ग पर पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे निजी हाथों में जाने से किराए में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आम आदमी के लिए यात्रा करना कठिन हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आय सीमित है। यही स्थिति सरकारी, जैसे कि हम लोग देखते हैं, जिसके बाद भारत में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल में इतने फीस हैं कि मजबूर और गरीब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते। उसी प्रकार से इसमें भी हो सकता है ऐसा। कहने का मतलब, ये जब बिल होगा तो ऐसा लग रहा है कि गरीब लोगों का और श्रमिक लोगों का, जो बड़े तादाद में जो रेल यात्रा करते हैं, उनका दोहन होगा, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिसकी आय सीमित है। यही स्थिति सरकारी और निजी स्कूलों के बीच भी देखा जा सकता है, जहां सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी होती है और निजी स्कूलों की फीस इतनी अधिक होती है कि सभी के लिए वह सुलभ नहीं होता। रेलवे कर्मचारियों के हितों पर प्रभाव पड़ेगा। इस बिल के पारित होने से रेलवे कर्मचारियों के हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 के निरस्त होने से रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों और सुविधाओं में कटौती हो सकती है, जिससे उनके हितों का नुकसान पहुंच सकता है। सरकार की मानसिकता यह प्रतीत होती है कि रेलवे जैसी सार्वजनिक सेवा को निजी हाथों में सौंपने से उसकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक 2024 में रेलवे को लेकर जैसे जो प्रस्ताव सदन में रखा, उसमें यह कहा गया है कि इससे रेलवे बोर्ड को अधिक
अधिकार मिलेगा, जिससे उसकी क्षमता को वृद्धि होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान की जा सकेगी। यह सच है कि वंदे भारत जैसे ट्रेन भारत देश में देश के अलग अलग हिस्सों में चलाया गया। एक एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं बता सकता हूं, मैं जहां से आता हूं, मेरा पार्लियामेंट सासाराम है, जहां से बाबू जगजीवन राम आजीवन सांसद रहे, कुदरा है। वहां से पहले यात्री यात्रा करते थे तो 50 से 60 रुपया में बनारस चले आते थे। चूंकि हजारों लोगों को प्रत्येक दिन बनारस आना होता है, बीमार लोग भी आते हैं, चूंकि बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनारस में है और हमारा जो क्षेत्र है कनेक्ट है, बहुत नज़दीक है बनारस से। लेकिन अभी जो ये ट्रेन चलाया गया उसमें लगभग दोगुना भाड़ा, जैसे माननीय मंत्री जी सब्सिडी की बात कह रहे थे, आज ही मैं इस सदन में सुन रहा था, तो लोगों को सब्सिडी का जो आप बात कह रहे हैं कैसे पता चले, कैसे लोगों को समझ में आए। जब वो वंदे भारत से यात्रा करते हैं तो जब बनारस आते हैं तो उनको दुगना टिकट कटाना पड़ता है, दुगना भाड़ा देना पड़ता है। तो इस प्रकार से चूंकि मैं वंदे भारत का जो ट्रेन है उसका विरोध में नहीं हूं कि वंदे भारत ट्रेन नहीं चले, लेकिन वंदे भारत में जो यात्रा करने वाले बहुत सारे गरीब मजदूर और श्रमिक हैं या पहले सीनियर सिटीजन होते थे, उनका यात्रा में बहुत उनको लाभ मिलती थी, विकलांग लोग होते थे, तो उन लोगों का ख्याल रखा जाए। ये मेरा कहने का मतलब, ये जो बिल आपने जो सौंपा है उसमें मेरा सुझाव होगा। सरकार की मानसिकता यह प्रतीत होती है कि रेलवे जैसी सार्वजनिक सेवा को निजी हाथों में सौंपने से उसकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक 2024 में रेलवे को लेकर जो प्रस्ताव सदन में रखा, उसमें यह कहा गया है कि इससे रेलवे बोर्ड को अधिक अधिकार मिलेगा, जिससे उसकी क्षमता में वृद्धि होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकेगी। यह सच है कि वंदे भारत जैसे उच्च श्रेणी की ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इन सुविधाओं का लाभ वास्तव में किसे मिल रहा है। वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा करने वालों यात्रियों की संख्या लोकल और सुपरफास्ट ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के मुकाबले बहुत कम है। यह ट्रेनों मुख्य रूप से उच्च वर्ग और अधिक आय वाले लोगों के लिए है, जबकि अधिकांश लोग जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं गरीब और श्रमिक हैं। खासतौर पर मैं जिस एरिया से आता हूं सुरक्षित एरिया है, और उस एरिया से हजारों लोग दिल्ली, बम्बे, अलग अलग सूरत जा करके काम भी करते हैं, मजदूर तबके के लोग हैं। गरीब और श्रमिक वर्ग से आते हैं जो आमतौर पर लोकल और सुपरफास्ट ट्रेनों से यात्रा करते हैं। हमारा यह कहना नहीं है कि वंदे भारत ट्रेन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि इस बिल में संशोधन करते हुए गरीब और आम जनता को ध्यान में रखते हुए लोकल और सुपरफास्ट ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही इन ट्रेनों को सुदृढ़ और अधिक सुविधाजनक बनाया जाए। बिहार जैसे जगहों पर जहां लोग भारी संख्या में ट्रेन यात्रा करते हैं, वहां हमें अक्सर टीवी चैनलों पर इन ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ की खबरें मिलती हैं। वहीं दूसरे तरफ ट्रेनों की दुर्घटना में लगातार, मैं पहला बार बोल रहा हूं महोदय, थोड़ा सा और समय दे दिया जाए मुझे, वृद्धि हुई है और इससे रोकने के लिए सरकार को इस पर सख्त विधेयक बनाना चाहिए। सासाराम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के बावजूद स्टेशन का विकास अभी जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। महोदय, वहाँ चूंकि इस बिल में मैंने कहीं भी नहीं देखा, बरसों पहले जो मुंडेश्वरी से मोहनिया जो आरा होते हुए आरा तक जो परियोजना था वो सफल नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। एक चीज और आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं महोदय कि डालमिया नगर बहुत बड़ा, एशिया में एक बहुत बड़ा औद्योगिक जगह था, जहां पर 219 एकड़ जमीन रेलवे ने लिया 2007 में, उद्योग परिसर क्रय किया। 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ने यह हाई एक्सल वैगन मरम्मत और कपलर निर्माण कारखाना की आधारशिला भी रखी थी, लेकिन सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। 23 जून 2017 को रेल मंत्रालय ने यहां रोहतास उद्योग के कबाड़ को बेचने और यहां रेल वैगन मरम्मत कारखाना लगाने के लिए डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी रेलवे की एक इकाई को दी थी। कारखाना के कबाड़ को बेचकर सरकार को लगभग 90 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। 2015 में विधानसभा के चुनाव में पूर्व डेहरी
केसुरा हवाई अड्डा के चुनावी सभा के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के बाद यहां रेल कारखाना लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी थे, संसद में कहा कि कारखाना 2022 में चालू हो जाएगा। 2022 में DRS, DDU और महाप्रबंधक हाजीपुर के द्वारा प्रस्तावित रेल कारखाना का निरीक्षण भी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इन कारखानों का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। अतः आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जरूर इस अधिनियम में जो है उसको भी इसमें रखा जाना चाहिए था। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अमृत भारत में बहुत सारे रेल स्टेशन का जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन आदरणीय माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि छोटे छोटे स्टेशन को भी जीर्णोद्धार हुआ। लेकिन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहता हूं कि बड़े तादाद में दिल्ली से, बम्बे से लोग जाते हैं। अगर आप देखिएगा तो खास तौर पर अक्टूबर और नवंबर में, दीपावली और छठ में लोग लौटते हैं। लेकिन होता क्या है कि वहां जब हम देखते हैं तो पता ये चलता है कि जब लोग, जैसे बम्बे में इस साल हादसा हुआ, बहुत सारे लोग जान गंवा दिए। तो जब लोग जान गंवाते हैं तब जाकर के निर्णय लिया जाता है और स्पेशल ट्रेन चलाए जाते हैं। तो इनके भी ख्याल रखा जाना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं कहीं देखा। उसके बाद और मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहूंगा कि बहुत सारा रेलवे ओवर ब्रिज बना, जैसे कुदरा में रेलवे ब्रिज बना, लेकिन अभी भी बंद पड़ा है। 1 साल 1.5 साल चला, उसके बाद में बड़ा पैसा से वो ओवर ब्रिज बना था, लेकिन वो टूट गया। इसका भी जांच होना चाहिए। भिट्टी का अंडर पास बनना चाहिए, जो कि मोहनिया के बगल में है, वो हमारा ही बगल में पड़ता है। और किशनगंज जलालगढ़ जो रेल परियोजना है वो भी शुरू होना चाहिए, लेकिन ये सब कहीं भी हम लोगों ने नहीं देखा। आदरणीय माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रेल जो अधिनियम है, जो आपने बिल लाया है, उसमें एक और मैं सलाह देना चाहूंगा कि इसमें खास तौर पर गरीब मजदूर तबके को ख्याल रखा जाए। टिकट की जो वृद्धि हो रही है, सीनियर सिटीजन का भी ख्याल रखा जाए, विकलांगों का ख्याल रखा जाए। और जिस प्रकार से आपने बिल में समाप्त करें, निजीकरण को आपने कहा है, आप जरूर पूरी रेल बजट की बात कह निजीकरण, निजी लोगों के हाथों में जब रेलवे जाएगा तो रेलवे में बहुत बड़े तादाद में गरीबों का दोहन होगा। आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। MSP की परचेजिंग के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर, मूंग की परचेजिंग हुई है सर, 2 दिन पोर्टल खुला राजस्थान के अंदर। भारत सरकार की नेफेड के द्वारा राजस्थान की राजफेड को एजेंसी बनाया गया। 25% बुआई क्षेत्र की मूंग की परचेजिंग करनी थी सर। 3 लाख से ऊपर टन की प्रोडक्शन चूरू में हुई है। 75,000 की प्रोडक्शन का पोर्टल खुलना चाहिए। 2 दिन में पोर्टल 11,000 टन पे बंद कर दिया गया सर। पोर्टल के लिए आज भी किसान मूंग स्टोर करे बैठा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पोर्टल दोबारा खोला जाए। उस परचेज के लिए दोबारा से पोर्टल खोलना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपकी मांग हो उसको वर्षा करना। अध्यक्ष महोदय, मैं आज शून्यकाल में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान के जनक है और करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्थान है, हाल ही में सरकार ने जो है संविधान के प्रति समर्पित होकर 75वीं वर्षगांठ भी मनाई है। तो मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के करोड़ों अनुयायी जो है देश भर से 6 तारीख को जो है दिसंबर के भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पे मुंबई स्थित दादर स्टेशन के यहाँ पे आते हैं। वहाँ पे जहाँ पे उनकी चैत्यभूमि है, वहाँ पे अध्यक्ष महोदय वहाँ पे अभिवादन करने के लिए आते हैं। रेलवे मंत्री सम्मानीय अध्यक्ष यहाँ पे है। मेरी उनसे विनती है कि 5 और 6 दिसंबर की रात के लिए जो बाबा साहब के अनुयायी आते हैं उनके लिए अतिरिक्त उपनगर की ट्रेन की सुविधाएं देने की बात मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ। Sir, Kerala is deeply heartbroken at the loss of 5 MBBS students on National Highway NH66 2 days ago, and we extend our deepfelt condolences to the grieving families which have been going through unimaginable sorrow. So I consider it my duty to inform the chairman and also the honourable minister, since it happened, of this big tragedy which has swept away the Kerala's heart, sir. Your supplementary. Sir, coming to my supplementary, sir, the land acquisition for the Kundanur Angamali bypass has happened pursuant to 3A notification.
while the land acquisition to the landowners, the compensation paid is calculated based on the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, whereas the buildings, the age of the buildings is being calculated, sir, for NH 66 and for NH, the other highways, the age of the building is not calculated. So I request Gadkari ji, through you, sir, to consider to lend an ear to the people who will be displaced. My first question is whether the government Honorable Minister, it's sir, a request. whether the government would provide compensation as per LAR Act 2013.